हम जो है कल का एक टॉपिक हमारा रह गया था कि किसी ने डाउट क्लास में पूछा था, बट वो पता नहीं लगा कि किस तरह से वो क्लास जो है डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वो डाउट जो है रह गया था। तो तब तक हम जो है उसकी बात कर लेते हैं। कल हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे विजुअल इक्विटी और विजुअल डिग्री की बात कर रहे थे हम। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं एक बार क्लियर करवा दूं वो। जी 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 यस जी जी एकदम क्लियर ओके करा। ओके ठीक है। चलिए, हमारा एक था विजुअल इक्विटी। एक सेकेंड। एक था हमारा विजुअल इक्विटी। इक्विटी में क्या देखते हैं हम कि कितनी दूर तक हम देख पा रहे हैं, जो व्यक्ति है वो कितनी दूर तक देख पा रहा है। ठीक है, इसमें दो चीजें थी, एक तो था 3 और 60। ठीक है, एक चीज दी हुई थी हमें 20 और 200, यही था। इसमें जो 3 और 60 था वो था मीटर में। ठीक है, और जो 20 और 200 है ये है फीट में या फुट में, हम हिंदी में इसको फुट कह देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? इसका मीनिंग क्या है? अब मीनिंग पे चलते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर एक नॉर्मल, एक सामान्य आंख अगर 60 मीटर तक देख पा रही है, तो जो ब्लाइंड होगा उसकी आंख जो है 3 मीटर तक देख पाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें फीट में, फुट में, तो सामान्य आंख अगर 200 फुट देख पा रही है, तो जो दृष्टि बाधिता जिसको माना जाएगा वो आंख जो है 220 फुट तक देख पाएगी। इसका ऐसा मतलब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था फील्ड। ठीक है, फील्ड में हम क्या बात करते हैं कि क्षेत्र की बात हम करते हैं। ये हमारी जो है एक आंख है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो हमारी जो आंख है वो कितना देख पाती है? मैंने एक चीज बताई थी कि ये 180 डिग्री का एंगल बनता है, सीधा स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन हम इससे भी जो पीछे का एरिया होता है थोड़ा सा वो देख पाते हैं। हम इतना एरिया जो है देख पा रहे हैं। ठीक है, इस एरिया में जो है इन डिग्री जो बनता है ना, कोण बनता है, यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बनता है। अगर वो कोई बच्चा सिर्फ 20 डिग्री के कोण के एरिया को देख पाता है तो वो दृष्टि बाधिता है, यानी कि वो सिर्फ इस एरिया को देख पा रहा है, बाकी का जो ये एरिया है इसको वो नहीं देख पा रहा, इसको नहीं देख पा रहा। ठीक है, हम जब देखते हैं तो हमारा जो एक दृष्टिकोण है वो 180 डिग्री से थोड़ा सा इधर जाता है। भले ही जो हमारी विजुअल फील्ड है, जो वो जब हम देखते हैं तो इस एंगल से वो इस तरह जब जाता है तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक देख पाते हैं, फिर थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, यहाँ जाते जाते और थोड़ा ब्लर हो जाता है, इधर जाते जाते और ब्लर हो जाते हैं। तो सामने की जो चीज है वो हमें क्लियर दिखती है, बाकी चीजें जो रहेंगी इस तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे वो ब्लर होती जाती हैं, या उन पे ध्यान जो है हमारा स्पेसिफिक नहीं रहता, विशेष रूप से नहीं रहता। विशेष जो हमारा फोकस है वो सामने की चीज पे रहता है। ठीक है, तो किसी ने कहा था कि 10 डिग्री जो है, 10 डिग्री या उससे कम को माना गया है, तो वो जो है गलत है, वो अपने डाटा को अपडेट करें। ऐसा नहीं है, वो 20 डिग्री ही है। आपके कहने पे मैंने एक बार और चेक किया है, वो 20 डिग्री ही है। ठीक है, अब किसी को डाउट हो इसमें तो मुझे फिर से बताए। चलिए सर, रिकॉर्डिंग अगर स्टार्ट हो गया तो क्या हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें? हेलो, हेलो।
सर क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सर यहाँ पर है नहीं, और कोई परमिशन देने वाला या बताने वाला कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है यानी कोई और है नहीं। चलिए हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आप मुझे बताइए वीडियो अगर आपको आ रही है तो हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत हो चुका है, टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा चलने वाला है। कोई भी स्टूडेंट एक बार माइक ऑन करके बता दे जरा। अगर स्क्रीन सब सेट सही हो रहा है, शो हो रहा है, तो हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैम स्क्रीन शो हो रहा है। हो रहा है ना? तो प्लीज बताइए ना, जब पूछा जा रहा है बताइए प्लीज, टाइम लग रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन भाग है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो है श्रवण बाधिता, किससे होता है? सुनने से रिलेटेड है। तो सुनते हम किससे हैं? हम कान से सुनते हैं। ये यहाँ पे मेन है सबसे। तो अब तक का जो चीज है, और कान के हमारे तीन भाग होते हैं। कौन से कौन से? एक तो बाहरी कान है जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है। फिर हमारा मध्य कान है जो कि ये एरिया आ जाता है। फिर हमारा आंतरिक कान है जहां पर ये चीजें आ जाती हैं अंदर का, ठीक है। इसको और डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। तीन भाग है कान के। कितने भाग है? तीन भाग है। कौन कौन से? बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। यहाँ से सिर्फ इतना ही। इसके बाद यहाँ पे जो है हम समझ लेते हैं, ये है हमारा आउटर ईयर यानी बाहरी, मध्य ईयर यानी मिडल ईयर, और चलिए यहाँ तक सबको समझ आया? ये हमारे कान के तीनों भाग हैं। कौन कौन सा? बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान, ठीक है। यहाँ से जो है हमें इतना ही समझना था। अब हम बात करेंगे कि कौन सा जो हमारा बाहरी भाग है उसमें क्या आता है। पहली चीजें बता देती हूँ, यही से बताते हुए चलती हूँ। इसको हम कहते हैं पिन्ना, ठीक है। ये जो भाग है इसको कहते हैं पिन्ना, जो हमें बाहर का दिख रहा है, जो ये यहाँ से दिख रहा है ना, ये पिन्ना कहलाता है, ठीक है। फिर आती है ये नलिका, जिसको कहते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी श्रवण नलिका जो है, यहाँ से साउंड अंदर जाता है। और ये जो है ना पिंक भाग आप देख रहे हो, ये है हमारा कान का पर्दा, ठीक है। ये क्या है? ये कान का पर्दा है। और जो है इसी के साथ जो ये नलिका है, इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक ही है, ठीक है।
यहाँ पर इसका कान का काम क्या है, यहाँ से जो साउंड जाएगा वो इस तरीके से साउंड जाएगा बाहर से और वो यहाँ तक पहुंचता है। ये जो कान का पर्दा है इसको बोलते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, पतली सी झिल्ली क्या करती है, यहाँ से जो साउंड आ रहा है उसको कंपन में बदलकर अंदर भेजती है। फिर यहाँ पर जो इनर ईयर है, जो हमारा सॉरी मध्य कान है, मध्य कान में 3 हमारी जो मेन हड्डियां होती है, मेल्यूकस, इंकस और स्टेपिस। मेलस, इंकस और स्टेपिस, वो 3 हड्डियां जो है यहाँ होती है, वो क्या करती है, जो इस कंपन को, जो कंपन यहाँ से इस पर कान के पर्दे ने जो अंदर भेजा, इस कंपन को और बढ़ाती है और इनर कान में जो हमारा आंतरिक कान है वहां भेज देती है। वहां जो हमारा, ये याद रखना, जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसको कोकलिया कहते हैं। कोकलिया इम्प्लांट की बात सुनी होगी, या कोकलिया स्थानांतरण की बात सुनी होगी कि नया लगा दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो वो ये ब्लू वाला जो स्नेल के आकार का, एक स्नेल एक एनिमल होता है, छोटा सा एनिमल, इंसेक्ट टाइप का होता है, तो वो इस तरह से हमें दिखता है, अगर किसी ने देखा हो तो। इसके आकार को बोला जाता है कि स्नेल आकार का क्या है, तो वो है कोकलिया। ठीक है, इस कोकलिया से जो हमारी कंपन आई है ना, जो साउंड आई है यहाँ से, जो ध्वनि आई थी, वो ध्वनि यहाँ पे कंपन थी और कंपन यहाँ पे इन हड्डियों ने बढ़ा दिया और इन हड्डियों ने जो कंपन बढ़ाया वो यहाँ पे अब कोकलिया में आया। कोकलिया क्या करता है, इन ध्वनियों को या इन कंपन को, हम कहते हैं कि इस कंपन को विद्युतीय तरंगों में बदलकर, और ये जो येलो कलर की आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है ना, ये है हमारी ब्रेन तक जो नर्व्स जाती है, तो इनके थ्रू जो विद्युतीय तरंगे इसको दिमाग तक पहुंचाती है और वहां से जो है हम चीजों को समझ पाते कि हमने क्या सुना, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो ब्रेन है एक्ट करता है। ठीक है, अब इनको है जो हम एक एक पार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे और अलग अलग पिक्चर इसके देखेंगे हम, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है हमने पढ़ा बाहरी कान, सबसे पहले बाहर जो दिखता है ये हमारा है पिना। पिना जो है इस चीज को बोला जाता है, और जो ओरिकल, 2 नाम है इसके, पिना या ओरिकल, ओरिकल यानी बाहरी कान, इसको बोला जाता है। इसका काम क्या है, देखो कानों के भाग के साथ साथ उसका काम भी समझते हुए चलिएगा, इनसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ध्वनि को एकत्रित करना, क्योंकि ये हमारा जो कान है ये क्या करता है, हमारे कान के आसपास आने वाली ध्वनियों को एकत्र करता है और अंदर भेजता है। ठीक है, फिर आती है एयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल, कान की नली या श्रवण नली जिसको हम कहते हैं। तो वो नली कौन सी है, वो नली ये है, यहाँ से जो है साउंड सब कलेक्ट हुआ, अंदर गया। ये जो है नली है, ये भी किसका भाग है, बाह्य कान का भाग है। इसका काम है ध्वनि को पर्दे तक पहुंचाना। तो यहाँ से जो ध्वनि आ रही थी इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पर्दे तक कौन पहुंचाएगा, यहाँ पे जो कान का पर्दा है वो ग्रीन कलर का दिखाया गया है। इस पर्दे तक जो पहुंचाएगा वो ये श्रवण नली पहुंचाएगी। ठीक है, उसके बाद है ईयर ड्रम या टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा जिसको कहते हैं, टाइम्पेनिक झिल्ली जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, उन ध्वनि जो हमारे पास ध्वनि इस तरह से गई है ना एक तरंगों में, उनसे कंपन करता है, और ये कंपन जो है यहाँ पर आती है, ये पर्दा है। और याद रखिएगा पिना, श्रवण नली और जो कान का पर्दा है, ये तीनों ही बाह्य कान के भाग हैं। यहाँ तक कंपन हुई। अब जो इस कंपन को जो है ये कान का पर्दा अंदर भेज देता है। ठीक है, अंदर भेजेगा। अंदर मैंने आपको 3 हड्डियां बताई है। पहले ये बताइए, यहाँ से कोई डाउट हो, बाहरी कान के 3 भाग कौन कौन से हैं, पिना, ऑरिकल या पिना या बाहरी कान हम हिंदी में कहेंगे, कान की नली, श्रवण नली, कान का पर्दा, टाइम्पेनिक झिल्ली। ये 3 जो है हमारे बाहरी कान के भाग हैं। बाहरी कान में ये तीनों आते हैं। इनका काम क्या है, बिना भारी ध्वनियों को इकट्ठा करेगा, फिर जो कान की नली है या श्रवण नली जो है वो ध्वनि को पर्दे तक पहुंचा देगी। उसके बाद कान का पर्दा क्या करेगा, ध्वनि तरंगों से कंपन करता है, कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन करता है, साउंड जो है, वेव्स जो है वाइब्रेट करता है वो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे मिडल ईयर पे, यानी जो हमारा मध्य कान है उस पर। मध्य कान में क्या होता है,
तीन छोटी हड्डियां होती है जिसको क्या कहते हैं, ओसिल्स कहते हैं। तीन छोटी हड्डियां ओसिल्स, वो तीन हड्डियां कौन कौन सी है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। मेलियस, इंकस और स्टेपिस। अब देखिएगा इनका एक नाम है हथौड़ा, निहाई और रकाबी। ये तीन इनके नाम जो है अलग जो दिए जाते हैं, निहाई, एनविल, स्ट्रिप और हैमर। ठीक है, इन चीजों से याद रखना। ये जो तीन हड्डियां होती है वो क्या करती है, जो पर्दे से साउंड गया ना, जो कंपन गया, उस कंपन को बढ़ाते हैं, ध्वनि कंपन को बढ़ाते हैं ये तीनों हड्डियां। मेलियस क्या करती है, पहली हड्डी है जो पर्दे से कंपन लेती है। मेलियस से स्टेपिस तक कंपन पहुंचाती कौन है, इंकस पहुंचाती है। और फिर जो स्टेपिस है वो आंतरिक कंपन, आंतरिक कान तक कंपन पहुंचाता है। तो ये सीक्वेंस में होता है, पहले मेलियस, इंकस और स्टेप्स होती है, जिसको हम बोल देते हैं, लाइन वाइज होती है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि मेलियस, इंकस और स्टेपिस को बाहरी से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर लाइन में लगाएं या एक जो है सीक्वेंस में लगाए, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो मेलियस, इंकस, स्टेपिस होती है। एक तरफ याद कर लीजिए अंदर से बाहर, तो बाहर से अंदर का आप उल्टा करके जो है क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है यूस्टेशियन नली, कान और गले के बीच वायु दाब संतुलित रखती है। हमारा नाक, कान और गला जो है भी अंदर से जुड़ा हुआ है, ये सबको पता है। कई बार जब किसी को जुकाम हो जाता है या बहुत जोर से छींक आती है या खांसी आती है तो हमारे कान रुक जाते हैं, हमें यूं लगता है कि कान में कुछ हवा भर गई है। वो किस वजह से होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, कि जो हमारी ये म्यूकस नली, ये नली है ना, यूस्टेशियन ट्यूब, यहाँ से देखो ये रही मेलियस नली, देखो सॉरी पहले तो हड्डी देख लो, ये है मेलियस, फिर है ये इंकस पतले वाली, और फिर है ये स्टेपिस जो ये सर्कल बना हुआ है छोटा सा। ये तीनों हड्डियां हैं। मेलियस क्या करती है, कान के पर्दे से साउंड को कंपन को लेती है और इंकस को दे देती है। इंकस क्या करती है, मेलियस से लेकर स्टेपिस को देती है, और फिर स्टेपिस क्या करती है, आंतरिक कान को दे देती है। ठीक है, इन तीनों का काम है और तीनों ही ध्वनि के कंपन को बढ़ाती है। ठीक है, ये तीन भाग ये थे, पहला ओसिलस, ओसिलस है, ये हड्डियां हैं तीनों, और एक ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये हमारे दो मध्य कान का भाग है। ये ट्यूब क्या करती है, यहाँ से गले से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, गले से जुड़ी होती है यहाँ से। और ये काम क्या करती है, हम जो सांस ले रहे हैं और हमारे जो अंदर का वायु दाब है और जो हमारे कान से वायु दाब जा रहा है, उन दोनों को बैलेंस रखती है। लेकिन जब हमें जुकाम होता है, खांसी आती है या छींक आ जाती है बहुत जोर जोर से, और कई बार हमें लगता है कि कान बंद सा हो गया, रुक सा गया है, तब क्या होता है, इसमें म्यूकस भर जाता है। इसमें म्यूकस यानी जो एक तरह से बलगम कहना, या फिर इसमें सोजिश भी आ जाती है, कई बार सूजन भी आ जाती है, और जो ये हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, उसकी वजह से जो हमें कान ऐसे लगता है कि रुक सा गया है, तो वो इस वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ ली हैं, पहला क्या था, पिना था, ये श्रवण नली थी, ये कान का पर्दा है जिसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्या है, तीन भाग थे हमारे जो ओसिल्स के, सॉरी, यहाँ से तीन हड्डियां हैं हमारी, कौन कौन सी है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ठीक है, तीनों है और लाइन में है अंदर से बाहर की ओर, याद करिएगा सीक्वेंस। उसके बाद स्टेपिस ने क्या किया, कंपन दे दी आंतरिक कान को। ठीक है, अब यहाँ से आंतरिक कान पढ़ेंगे। आंतरिक कान में क्या है, सबसे पहले होता है कोकलिया। कोकलिया कौन सा है, ये ये है ना जो सर्कल सर्कल लग रहा है, जो रेड कलर का या गाजरी रंग का हम कह सकते हैं, दिया हुआ है आपको, ये है कोकलिया। घोंगे के आकार की संरचना इसकी है, ध्वनि कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदलता है। अब जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उस तक जो जाएगी तरंगे, उन तरंगों में इसको जो है, इस कंपन को, जो यहाँ से कंपन लिया उसको विद्युतीय तरंगे या तंत्रिका तरंगों में बदलकर इधर भेज देता है। ये काम जो है कोकलिया करता है। ऑडिटरी नर्व क्या है, श्रवण तंत्रिका, ये क्या करती है, उन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। श्रवण तंत्रिका कौन सी है, ये है श्रवण तंत्रिका जो ग्रीन कलर की शो हो रही है। ठीक है,
ये वेस्टिबुलर नर्व भी इनको बोल दिया जाता है, श्रवण तंत्रिका इनको बोलते हैं। ये क्या करती है, इस कंपन को इस भोंगे से या इस कोकलिया प्लांट से लेकर क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक जाता है। फिर है सेमी सर्कुलर कैनाल, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। ये क्या करती है, ये शरीर का संतुलन बनाए रखती है। अब ये अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं हैं वो कौन सी है, वो हम समझेंगे। ये है वो नलिकाएं जो है, ये जो नलिकाएं हैं, देखो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगी ये आधा वृत्ताकार है, कि आधा ही वृत्त बना हुआ है, इधर वृत्त नहीं है, इधर जो है ये स्नेल आ जाती है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या करती है, सॉरी, ये हमारी जो क्या करती है, शरीर का संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। फिर है वेस्टिब्यूल, कोकलिया और नलिकाओं को जोड़ता है, संतुलन में मदद करता है। अब जो हमारी नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं हो गई, इनको और जो यहाँ से जोड़ता है ना वो कहलाता है वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। यहाँ से जो है पार्ट्स है, इसके भाग है, वो याद रखिएगा। सबसे पहला जो ज्यादा ये चीजें नहीं पढ़िएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौनचा है यहाँ पे जो ये भाग है, इसको कौनचा कहते हैं, बीच को। सिर्फ आपका जो मेन है वो याद रखिए। एक तो पिना, पिना किसको कहते हैं, इस बाह्य कान को, और पूरे को जो कहते हैं ऑरिकल। ये हमारी श्रवण नलिका, ये टाइपैनिक मेम्ब्रेन याद रखना, कान का पर्दा। और ये 3 हड्डियां याद रखना, कौन कौन सी है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस याद रखना। और फिर जो हमारा है ये कोकलिया है, और ये जो हमारा नर्वस सिस्टम तक जाती है, जो तंत्रिका तंत्र तक जो नर्व्स को पहुंचाती है वो है। और ये सेमी सर्कुलर या अर्धवृत्ताकार कैनाल या नलिकाएं है, ये है। यहाँ तक कोई डाउट हो, बस इतने भाग जो है मेन है। एक ये यूस्टेशियन ट्यूब, सॉरी, हाँ ये रह गया हमारा, ये है। इतने जो है इसके मेन भाग हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब हम चलते हैं समरी पे, छोटा सा समरी इन तीनों का पढ़ लेते, सिर्फ इन तीनों भाग का समरी है, पूरे टॉपिक का नहीं। आउटर ईयर, बाहरी कान में क्या है, पिना है, ईयर कनाल है और ईयर ड्रम है। यानी पिना जो बाहर दिख रहा है, श्रवण नलिका और कान का पर्दा। बाहरी कान, कान की नली और कान का पर्दा, ये 3 चीज किसमें आती है, बाहरी कान में आती है। और ये क्या करती है, जो साउंड है बाहर से ध्वनि सुनती है उसको इकट्ठा करती है और मध्य कान को देती है। फिर मध्य कान में क्या है, 3 हड्डियां हैं। 3 हड्डियां कौन कौन सी है, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। और एक यूस्टेशियन नली है जो मध्य कान की भाग है। ये क्या करती है, एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाती है और साउंड को बदल देती है। जो साउंड था, कंपन था, उस कंपन को सॉरी जो साउंड था उसको कंपन में बदल देती है। एक बाहर से हमने कोई साउंड सुना, उस साउंड को कंपन में बदल दिया, तरंगों में बदल दिया, और इन तरंगों को, इन साउंड को बढ़ा देती है ये हड्डियां। फिर जो है साउंड जाता है आंतरिक कान में। आंतरिक कान में कोकलिया है, श्रवण तंत्रिका है, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं हैं। ये क्या करते हैं, इन साउंड को बदल देते हैं और जो है सिग्नल जो है, एक सिग्नल में इसको बदल देते हैं, तरंगों में बदल देते हैं, विद्युतीय तरंगे जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है और बैलेंस मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटा छोटा सबको, कि आउटर ईयर का काम पूछा जाए, ओवरऑल भी तो पूछा जा सकता है ना। तो आउटर ईयर का काम क्या है, साउंड को इकट्ठा करना, ध्वनि को एकत्र करना। ईयर कनाल जो श्रवण नलिका है उसका काम क्या है, ध्वनि को पर्दे तक पहुंचाना। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कि ध्वनि को पर्दे तक पहुंचाना किसका काम है। ऑप्शन दिए होंगे, आउटर ईयर, ईयर कैनाल, ईयर ड्रम या ऑसिल्स, कुछ भी दिया हो सकते। तो यहाँ से याद रखिएगा, ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, ये क्या करता है, ध्वनि के साथ कंपन करता है। ऑसिल्स, ओसिल्स क्या है, जिसमें 3 हड्डियों का नाम हमने पढ़ा, उन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ओसिल्स। ये क्या करता है, ये साउंड की जो वाइब्रेशन है, ध्वनि की जो कंपन है, उसको बढ़ाता है। फिर था यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब ये हमारी ये वाली थी जो नीचे से जा रही है। ये एयर प्रेशर को संतुलित करता है, वायु दाब को संतुलित रखता है। उसके बाद ये हमारा कोकलिया था, यहाँ पे जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, कंपन को तंत्रिका संकेतों में बदलता है, ताकि जो है हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उनको उन संकेतों को समझ पाए। फिर हमारा ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व क्या करता है, संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है
और सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी अर्धवृत्ताकार जो ये कैनाल है, छोटी छोटी यहाँ पे नलिकाएं हैं, वो क्या करती है, संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अब दो चीजों में डिफरेंस समझिएगा। एक तो है ये शरीर, जो हमारा शरीर के अंदर का संतुलन है ना, कान का और बॉडी के साथ, वो संतुलन बनाए रखते हैं। ये चीजें जो है ध्यान से रखिएगा। और जो यूस्टेशियन ट्यूब है, ये वायु दाब का संतुलन बनाती है। ठीक है, ये जो है हमारा अंदर का संतुलन बनाती है कि कान की और जो ध्वनि है वो कितनी कहाँ जानी है, और यहाँ का जो संतुलन है वो बनाती है। और यूस्टेशियन ट्यूब सिर्फ वायु दाब का संतुलन बनाती है, बाकी संतुलन जो है ये सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स है वो बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ध्वनि की जो सुनने की क्षमता होती है, हम कितना सुन पाते हैं। सामान्य व्यक्ति के कान की श्रवण सीमा जो होती है वो 0 से 120 होती है। सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है, 0 से 120 डेसिबल होती है। डेसिबल को हम लिखते हैं डीबी। ठीक है, तो डेसिबल को डीबी लिखा जाता है। सबसे कम सुनाई देने वाली आवाज कौन सी होती है, वो 0 डेसिबल होती है, ये याद रखना। तो ये मत समझना कि 0 डेसिबल तो सुनेगी ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाए सबसे कम सुनाई देने वाली आवाज जो है वो 0 डेसिबल की ही मानी जाती है, जहां से श्रवण सीमा का आरंभ होता है, शुरुआत होती है। ठीक है, 85 डेसिबल से यानी 85 डीबी से अधिक ध्वनि लंबे समय तक सुनना कान के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि कितने डेसिबल से अधिक जो ध्वनि है लंबे समय तक सुनना। जो ये डीजे चलता है ना, डीजे चलना या फिर पार्टी होना, क्लब की जो पार्टीज होती है वहां पे सब जगह पे 85 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि होती है, ये भी याद रखना। मैं बताऊंगी अभी कहाँ पे कितने डेसिबल होती है। जब ध्वनि दर्दनाक लगने लगती है तो उसे श्रवण पीड़ा सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ध्वनि दर्दनाक लगती है ना, उसको कहते हैं श्रवण पीड़ा सीमा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, कि जो सीमा है कि इससे ज्यादा आप दर्द जो है कानों में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो सीमा कितने पर होती है, 120 से 130। 120 से 130 भी नहीं, 120 प्लस जितनी भी है वो पीड़ादायक ही है। और जो लगभग 130 तक ही सुन पाएगा, उससे ज्यादा कितना भी सुन लेगा, है ना। तो यहाँ से कोई डाउट हो, जो मानव की नॉर्मल है, जो सामान्य जो कैपेसिटी है हमारी सुन पाने की, वो कितनी है, वो है 0 से 120 एक आम जो ध्वनि सुन सकता है सामान्य इंसान। और जो सबसे कम सुनाई देने वाली पूछे तो 0 डेसिबल है। और 85 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो हानिकारक होती है। लंबे समय तक सुनना यानी कि रेगुलर टाइम पीरियड पे सुनना, या कंटिन्यूटी में एक घंटे से ज्यादा, 2 घंटे से ज्यादा सुनना, तो वो क्या है, नुकसानदायक है। और श्रवण पीड़ा सीमा जो कहते हैं वो कहते हैं 120 प्लस पे। कहीं पर आपको 120 से 130 मिल जाएगा, कहीं 120 मिल जाएगा, या 120 प्लस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं श्रवण पीड़ा सीमा, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। अब हम बात करते हैं, चलिए एक बार फिर से है थोड़ा सा। सामान्य व्यक्ति का हमने पढ़ लिया है, 0 से 120 है, और 130 तक अगर जाएगा तो वो जो पीड़ादायक होगा। 0 सबसे हल्की सुनाई देने वाली आवाज, 120 से 130 दर्दनाक स्तर है। सुरक्षित सीमा कितना है, वो 80 से 85 लास्ट है। 80 से 85 तक लास्ट जो है सुरक्षित सीमा, इससे ऊपर की जो है वो हानिकारक है। बढ़ती उम्र में उच्च आवृत्ति की आवाज सुनने की क्षमता जो है घटती जाती है, धीरे धीरे जो है उच्च आवृत्ति की आवाज सुनने की क्षमता घटती जाती है। शोरगुल वाली जगहों पे ईयर प्लग या ईयर मफ का प्रयोग करना चाहिए। जो ईयर प्लग्स आते हैं ना, जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन आते हैं, इनका जो प्रयोग जो है वो श्रवण सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अगर जहां पर ज्यादा जो है शोर, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा शोर है, तो ऐसी जगहों पे इस तरह के हेडफोन का यूज करें। ईयर प्लग या ईयर मफ जो कानों में लगा लेते हैं, आपको पता होगा जब भी हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं, जहाज में ट्रैवल करते हैं, एयरप्लेन में, तो वो एक आपको ईयर मफ देते हैं कानों में लगाने के लिए। उससे क्या होता है कि कानों में एयर प्रेशर बढ़ता नहीं है, क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, ऊंचाई पे जाते हैं, अब नॉर्मली जो यहाँ पे मैदानी एरिया में रहने वाले लोग अगर हिमाचल या उत्तराखंड जाके पहाड़ों पर भी चढ़ाई करेंगे, तो उनके कानों में जो वायु दाब है वो बढ़ने लग जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ईयर मफ दिए जाते हैं। तो जो हम जहाज में ट्रैवल करते हैं तब तो हम बहुत हजारों फीट ऊपर होते हैं, तो उस टाइम जो है एयर प्रेशर आपको फील ना हो आपके कानों में, इसलिए ईयर प्लग या ईयर मफ दिए जाते हैं। ठीक है,
एक यहाँ पे नियम की बात की गई है 60/60 नियम। ये क्या है? 60% आवाज पर अधिकतम 60 मिनट तक सुने। यानी कि अगर आपके फोन की साउंड जो है, जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं चाहे आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको 100% ऑप्शन होता है कि आप अपनी साउंड को जो है 100% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्या कहता है कि 60 मिनट तक, 1 घंटे अगर आप सुन रहे हैं कोई चीज, तो कोशिश करें कि 60% ही आवाज चलाए उसकी, उससे ज्यादा नहीं चलाए। उससे ज्यादा देर के लिए अगर कोई, ये जो बच्चे हैं आजकल के, ये यूथ है, या हम में से भी शायद कोई होगा जो फुल आवाज पर, वो कहता है कि मेरे फोन की तो आवाज फुल कर दो, तो डीजे वाला फील देता है। और वो डीजे वाला 100% करके घंटों तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगे हुए, गाने चल रहे हैं, तो वो जो है हानिकारक है। तो ये एक 60/60 का नियम है कि आप अपने फोन की आवाज जो है वो 60% रखें, वो आपके लिए सेफ है। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साउंड का। जब हम फुसफुसाते हैं ना, किसी के कान में कोई बात करते हैं कि सामने और कोई किसी को ना सुने, जिसको बता रहा हूँ उसी को सुने, तो वो लगभग 30 डेसिबल होती है हमारी आवाज। ठीक है, सामान्य बातचीत जो हम करते हैं वो होता है 60 डेसिबल। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर 60 डेसिबल में नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ। तो हम कह सकते हैं कि 70 या 65 डेसिबल, है ना। तो थोड़ा सा भी एक नॉर्मल जो सामान्य बातचीत है, बेसिकली जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इन्हीं तीनों से आते हैं कि एक तो फुसफुसाहट या सामान्य बातचीत या ट्रैफिक शोर है तो कितना होगा, लगभग या आसपास का पूछा जाता है, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कोई कितने जोर से बोलता है और कितना जो है आराम से बोलता है। तो मैं नॉर्मली इतना जोर से नहीं बोलती हूँ, इसलिए मेरी 60 जो डेसिबल है कह कही जा सकती है, हो सकती है थोड़ा किसी का ऊपर नीचे भी हो सकता है। ट्रैफिक शोर का है जो लगभग 80 डेसिबल माना जाता है। रॉक कॉन्सर्ट्स होते हैं ना, जो कॉन्सर्ट्स आते हैं, जैसे कि दिलजीत दोसांझ है, ये लोग आते हैं और इनके कॉन्सर्ट लगते हैं, टिकट्स लगती है, वो होते हैं। तो उसका जो साउंड होता है ना, इतने सारे डीजे लगे होते हैं वहां पे, इतने सारे साउंड लगे होते हैं, वो लगभग 120 डेसिबल होता है। और एक जेट इंजन कौन सा होता है? जो ये जेट हमारे जाते हैं ना, लड़ाकू विमान जो होते हैं एक तरह से, उनके इंजन का जो शोर होता है जब वो चढ़ते हैं और चढ़ाई करते हैं या उतरते हैं, लैंड करते हैं, उस टाइम जो उनकी आवाज आती है वो भी लगभग 120 डेसिमल के आसपास होती है। ठीक है, तेज आवाज में लंबे समय तक रहने से आंतरिक कान को नुकसान होता है। पूछा जा सकता है कि तेज आवाज में लंबे समय तक रहने से किस कान के किस भाग को नुकसान होगा, तो वो आंतरिक कान को होगा, क्योंकि सबसे जो सॉफ्ट पार्ट है, सबसे जो हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव है, वही पार्ट है हमारा, संवेदनशील है सबसे ज्यादा। ठीक है, डेसिबल क्या है? एक यूनिट है जिसको जिसको ध्वनि की तीव्रता या ऊंचाई, या जो उसकी कितनी जोर से आवाज है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। मेजर टू इंटेंसिटी, इसके लिए यूज किया जाता है। ये बताता है कि कोई आवाज कितनी तेज है या धीमी है। तो डेसिबल पूछा जाएगा तो क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, या ध्वनि तेज है या धीमी उसको मापने के लिए एक यूनिट है। जैसे हम किलो मापते हैं ना, किलो या लीटर मापते हैं, वैसे ध्वनि को अगर माप रहे हैं तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, डेसिबल जो वर्ड है वो दो शब्दों से, दो सिलेबल से बना है, डेसी प्लस बेल। अब ये जो है डेसी प्लस बेल क्या है? एक बेल भी एक यूनिट है। ये जो बेल है एक यूनिट है जिसमें पहले ध्वनि को मापा जाता था, लेकिन जो है ये बेल बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो जो है डेसिबल में इसको कन्वर्ट किया गया 1/10 ऑफ बेल, कि बेल का 1/10 भाग जो है क्या है, वो डेसिबल में आता है। ठीक है, यानी कि डेसिबल जो है वो कितना है अमाउंट, वो बहुत छोटा एक पार्ट लिया गया है। अब किसी को हम ये कह रहे हैं कि 100 किलो कोई चीज है, ठीक है, तो 100 किलो को अगर हम छोटा कहें ना, एक तो हम ये कहें कि 1000 ग्राम है, ठीक है, और एक हम कह दें कि 100 किलो है, या एक हम कहें 1 किलो है, तो आपको कौन सी टर्म जो है ज्यादा इजी लगेगी बताओ? 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब 1 किलो तो फिर भी ठीक था कि 1 किलो हमने कह दिया या 1000 ग्राम कह दिया, क्योंकि जब हमने 1 किलो की बात करनी थी हमने 1000 ग्राम कह दिया।
लेकिन जब हमें बात करनी पड़ी 100 किलो की तो कितनी जीरो लग जाएगी, बहुत ज्यादा जीरो लग जाएगी ये तो इसलिए क्या किया कि हमने किलो को यानी बड़ी अमाउंट को छोटी में कर दिया। सेम इसी तरह जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ से बेल जो अमाउंट था, बेल एक जो इकाई थी उसको छोटा करने के लिए डेसिबल अमाउंट दे दिया कि बेल का जो 10वां भाग है वो डेसिबल होगा, 1 डेसिबल होगा। ठीक है, किसने दिया था ये? अलेक्जेंडर, एक सेकंड नाम पर आ गया है, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया था। इसी के नाम पे जो इसका नाम, यूनिट का नाम पड़ा था बेल, और इसी बेल को बाद में चेंज करके डेसिबल कर दिया गया। ठीक है, बेल कौन है? बेल वही है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, और इन्हीं की एक जो है कंपनी थी बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, बेल टेलीफोन प्रयोगशाला। इसी में जो है इस ध्वनि का, इस यूनिट का आविष्कार हुआ और लगभग 1920 में हुआ। और यूज क्या है इसका? ध्वनि या सिग्नल की तीव्रता मापने के लिए। जो बेल था ना, इसका जो आविष्कार हुआ था बेसिकली हमारे टेलीफोन्स के सिग्नल्स को मापने के लिए हुआ था, जो कि बाद में ध्वनि को मापने के लिए भी काम आया था। ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? क्योंकि यहाँ तक हमने जो है कान की बात की, कान के भाग की बात की, किस भाग में कौन सी चीज है और किसका क्या काम है वो बात कर ली, डेसिमल की बात कर ली, कब दिया, किसने दिया, सब बातें हमने कर ली है। साउंड की भी हमने बात कर ली कि कितना जो है सुनना, एक नॉर्मल व्यक्ति कितना सुनता है, उससे ज्यादा जो है कितना सुनेगा, और फुसफुसाहट की कितनी आवाज है, सब चीजें हमने कर ली। अब हम आते हैं श्रवण बाधिता पर। ठीक है, श्रवण बाधिता क्या है? श्रवण बाधिता का अर्थ है, एक सेकेंड, ओके, श्रवण बाधिता का अर्थ है ध्वनियों को आंशिक रूप से न सुन पाने की स्थिति, जो संचार, आंशिक या पूर्ण दोनों है, सॉरी, सीखने और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तो वो क्या कहलाएगी? श्रवण बाधिता कहलाएगी। श्रवण बाधिता के प्रकार जो है वो 4 है। कौन कौन से? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, संवाहक श्रवण हानि, सेंसरी न्यूरल संवेदी तंत्र की श्रवण हानि, मिक्स यानी मिश्रित है जिसमें कि पहली दोनों मिक्स होंगी। ठीक है, सेंट्रल हियरिंग लॉस, केंद्रीय श्रवण हानि। ये 4 टाइप है। श्रवण बाधिता के कितने प्रकार है? देखो, कान के भाग कितने थे? 3 थे, लेकिन कान से होने वाला जो श्रवण बाधिता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, उसके कितने भाग है? 4 भाग है। 4 तरह का होता है। कौन कौन सा कहाँ होता है ये भी हम अब जान लेते हैं। बेसिकली जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, संवाहक श्रवण हानि है, ये कहाँ होता है? ये मध्य कान या बाह्य कान में होता है। ध्वनि की तरंगे जो है आंतरिक कान तक नहीं पहुंचती। जो हमारा एक कान था ना, ये पिना का था, एक यहाँ पे नलिका थी, और यहाँ पर जो है कोकलियर इम्प्ला वो था, हमारा कान का पर्दा था, और यहाँ पे 3 हड्डियां थी, और इसके बाद जो है वो ये था हमारा कोकलिया। तो ये क्या कहता है? या तो यहाँ पर होगा कि आवाज आपकी पहुंच नहीं रही है यहाँ पे जो ये पर्दे तक, और फिर जो है मध्य, या तो कंडक्टिव किस में होता है? संवाहक क्या होगा? बाहरी या मध्य कान में होगा। ये क्या करता है? जो ये ध्वनियां थी, ध्वनि की तरंगे हैं, वो मध्य में पहुंच जाएगी, तो मध्य से आंतरिक तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, अक्सर अस्थायी होता है, उपचार उपचार योग्य है। अक्सर जो है इसका एक तो अस्थायी होता है कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, शॉर्ट टाइम का होता है, और इसका जो है उपचार है, ये अगर हो गया तो इसका इलाज जो है संभव है, पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है। उदाहरण के तौर पे कि किस कारण से हो सकता है कि कान में मैल फंस गया, मैल जमने की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से हो सकता है कान भरा भरा है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, तो उसकी वजह से जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कान में मैल या संक्रमण से होने वाला हियरिंग लॉस कौन सा है? तो वो कंडक्टिव लॉस होगा, याद रखना। फिर है सेंसरी न्यूरल, ये क्या है? ये संवेदी तंत्र के श्रवण है। नाम से भी अगर आपको पता लग रहा हो कि डैमेज किसको होता है, इसमें आंतरिक कान को, जो कोकलिया है हमारा, ये श्रवण तंत्रिका है, उसकी क्षति है।
हमारा जो कोकलिया था, और कोकलिया के बाद आपको पता है श्रवण तंत्रिकाएं थी कुछ, जो ये नर्वस सिस्टम जो ब्रेन तक पहुंचा रही थी इंफॉर्मेशन को या साउंड को। तो या तो जब जब इस कोकलिया में और इन जो हमारी यहाँ पे श्रवण तंत्रिका था उस पे जब क्षति होती है, उसमें जब कोई प्रॉब्लम होती है, तब हम क्या कहते हैं, संवेदी तंत्र की है श्रवण हानि कहते हैं। यह जो सामान्यतः स्थायी होती है, इसका कोई जो है इलाज नहीं है, परमानेंट होता है। उदाहरण के तौर पे उम्र बढ़ने से हो सकता है, या तेज आवाज के संपर्क में आने से, क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही मुलायम, हम कह सकते हैं नाजुक सा होता है। अगर आप बहुत ज्यादा तेज आवाज जो 120 या 130 की डेसिमल की हम बात करते हैं ना, उस साउंड के कांटेक्ट में अगर आप रेगुलरली या बहुत लंबे टाइम के लिए आ गए हो, तो उस चीज से भी यहाँ पे जो है डैमेज हो सकता है या नुकसान हो सकता है। उस क्षति से, ये क्षति जो होगी ना वो परमानेंट होगी, इससे निकल पाना जो है बहुत मुश्किल है। हाँ, अर्ली स्टेज में होता है ना, जब छोटे बच्चे को अगर हो गया या बाय बर्थ है, तो हम कोकलिया इम्प्लांट कर देते हैं। कोकलिया इम्प्लांट की जो कोकलिया वो चेंज हो जाता है, नया लग जाता है, या जो एक ऑपरेशनल सिस्टम है कि ऑपरेशन कर देंगे, ये कोकलिया जो है चेंज कर देंगे और बच्चे को सुनने लग जाएगा। लेकिन कोकलिया इम्प्लांट जो है वो कामयाब जो है अर्ली स्टेज में ही है। छोटे बच्चों के जो केसेस है उनमें जो है पॉसिबल है। उम्र बढ़ने के साथ जब हम सब सोचते हैं ना कि बुजुर्ग हो गए हैं, बुढ़ापे में किसी को ऊंचा सुनने लग गया, धीरे धीरे सुनना बंद हो गया, तो वो उनका यही जो भाग है ना काम करना बंद कर जाता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। फिर है मिक्स्ड वाला। मिक्स्ड में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का मिश्रण होगा, संवाहक का और संवेदी तंत्रिकीय का। जो पहला और दूसरा हमने भाग पढ़ा वो मिक्स होगा, तो हम तीसरे में ले आएंगे। अब उसके बाद बात आती है चौथा जो है हमारा सेंट्रल हियरिंग लॉस, केंद्रीय श्रवण हानि है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क के श्रवण पर प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षति होती है। जो ब्रेन है ना, कि यहाँ से कान से जो है ईयर में गया, यहाँ से हड्डियों से निकलता वो कोकलिया तक भी गया। कोकलिया तक से जब यहाँ से इंफॉर्मेशन जो ब्रेन तक पहुंच रही है ना, वहां जो ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग है ना, इसी में जो है कोई डैमेज है। प्रोसेसिंग एरिया है कि साउंड जो कोकलिया तक तो पहुंच जाता है, पर कोकलिया से आगे कहीं नहीं जा पा रहा, यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पा रहा ब्रेन तक। तो यहाँ पे है जो मस्तिष्क जो ब्रेन में है ना, यहाँ पे जहां से लैंग्वेज प्रोसेस होनी चाहिए कि मेरे तक चीज तो आ गई, आपने बोला प्लेट, मुझे सुना, यहाँ तक आवाज भी पहुंची और यहाँ पर सुना भी, लेकिन उस चीज को कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि क्या पहुंच रहा है, क्या आ रहा है बाहर से। कान सुन नहीं सकता, सॉरी, कान सुन सकता है पर मस्तिष्क ध्वनि को सही से समझ नहीं पाता कि कान में आवाज तो जा रही है, लेकिन जो ब्रेन है ना, जो यहाँ पर ये प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये होता है सेंट्रल हियरिंग लॉस। और ये जो ज्यादातर जो एसोसिएटेड कंडीशन किसमें मिलती है, या तो जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनमें होता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल कुछ बच्चे होते हैं जिसको एसोसिएटेड कंडीशन है, और जैसे कि जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है और डेफनेस भी है। तो इस केसेस में होता है कि उसकी आवाज जा रही है पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या आ रहा है कान में। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके कारण पढ़ लेते हैं। एक तरह से कारण में जो मैंने एक तरह से इंग्लिश में लिखे हुए हैं नाम थोड़े से, पर मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगी, साथ साथ जो एक्सप्लेन करती हुई भी चलूंगी। आपका यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा वो बता देती हूँ। ये चारों ही जो है दिए हुए हैं कि कौन से टाइप की श्रवण बाधिता। आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि बढ़ती उम्र के साथ अगर श्रवण बाधिता आ गई है तो कौन सा श्रवण बाधिता है वो, तो वो है सेंसरी न्यूरल, याद रखना, क्योंकि आपका जो है एजिंग यानी बढ़ती उम्र के साथ, और इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोकिसिस इसका नाम है। जो ये चीजें याद रखना, तो इसको इसी तरह से हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस कारण से कौन सा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक ही है, एज वाला है या ईयर इन्फेक्शन का पूछा जा सकता है। देखो कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, ओटिसिस मीडिया बोलते हैं, कान में इन्फेक्शन होने को ओटिसिस मीडिया, याद रखना हिंदी और इंग्लिश में सेम है। ओटिसिस मीडिया कि कान में कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, उसकी वजह से कौन सा होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। ईयर वैक्स बिल्डअप हो गया, कान में मैल जम गई है बहुत ज्यादा, तो कौन सा होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। प्रोफेरेटेड ईयर ड्रम, जो हमारा कान का ड्रम है ना वो फट गया है, या उसमें फट जाने का मतलब ये नहीं कि टुकड़े हो गए हैं, उसमें जो दरार आ जाती है, ये बहुत ही नाजुक होता है,
वो हल्का सा भी अगर फट गया है ना तो उसमें जो है, या उसमें छेद हो जाना, इस तरह की जो है छिद्र बन जाना, तो उसकी वजह से कंडक्टिव होगा। फ्लूइड इन मिडल ईयर, जो हमने मिडल ईयर पढ़ा था ना, एक सेकंड में आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये रहा, ये जो भाग दिख रहा है ना खाली पड़ा है जो यहाँ पे, इस एरिया में कहीं पे भी फ्लूइड भर जाना, लिक्विड भर जाना, लिक्विड अगर भर जाएगा तो वो कौन सा होगा, हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। फिर है माल फॉर्मेशन ऑफ आउटर एंड मिडल ईयर, जो हमारा मध्य और बाहरी कान है उसका माल फॉर्मेशन की जो जन्म से ही वो सही से बना नहीं है, डेवलप नहीं हो पाया सही से। मदर के जो प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, तो वो सही से विकसित नहीं हो पाया, तो भी क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा। फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर, कान में कुछ लग जाता है ना, कान कहते हैं कि हर किसी से साफ नहीं करवाना चाहिए, प्रॉपर जो है बहुत बहुत ही देखभाल के साथ साफ करना चाहिए। तो उसकी वजह से भी जो हियरिंग लॉस होता है, कान में कोई चीज लग जाने की वजह से, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। उसके बाद आता है सेंसरी न्यूरल, तो बढ़ती उम्र के साथ जो होता है, या बहुत लंबे समय तक जो है, अगर आप तेज आवाज में रहते हैं तो हो सकता है। सिर में कोई चोट लगने से अगर हुआ है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती है जिसमें ऑटोटॉक्सिक ड्रग मिलता है, ये एक ड्रग का नेम है। इस तरह का अगर किसी ड्रग जो है किसी मेडिसिन में बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस एक तरह की बीमारी है जिसमें कि फीवर होता है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, फीवर की तरह है ये। अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी जो है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। या जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर किसको बोलते हैं, अनुवांशिक। बढ़ती उम्र के साथ लंबे समय तक जो ऊंची आवाज के संपर्क में रहने से, सिर में चोट लगने से, या ऑटोटॉक्सिक कोई ड्रग है, ड्रग की वजह से हो रहा है, किसी मेडिसिन की वजह से हो गया, या मेनिंजाइटिस की वजह से हो गया, या आनुवांशिक है कि आपके पेरेंट्स में या दादा में, नाना नानी में किसी को था और आपको हो गया है, तो वो कौन सा होता है, वो सेंसरी न्यूरल होता है। ठीक है। फिर आता है मिक्स, जिसमें क्या होगा, दोनों का मिक्सचर हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, कोई दोनों भी हो सकते हैं, कि इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन जो है, वो संक्रमण जो हुआ ना वो दोनों में हो गया, उसने दोनों को प्रभावित कर दिया, मध्य कान को भी और आंतरिक कान को भी। ट्रोमा हो गया, कोई सर्जरी कॉम्प्लिकेशन है कि आपने का कोई ऑपरेशन हुआ, कोई सर्जरी हुई, आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो सर्जरी हुई, या कोई सदमा लग गया उसकी वजह से चला गया आपका जो सुनने की क्षमता, एकदम से आपने कोई ऐसी आवाज सुन ली कि फिर आप कुछ सुन ही नहीं पाए। क्रॉनिक ईयर डिजीज, कोई आपको कान की बीमारी हो गई और वो इतनी सीवियर बीमारी हो गई और उस बीमारी में आप कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से टाइप का जो है श्रवण बाधिता हो सकती है। ठीक है, मिक्स में कुछ भी हो सकता है। फिर सेंट्रल है, सेंट्रल हियरिंग लॉस में है ब्रेन इंजरी, कि दिमाग पर चोट लगी हो। स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, एक तरह से कि लकवा टाइप जो हम कहते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर गया, एक तरह से जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल कि 28-30 साल का, 35 साल का एक लड़का है, नॉर्मली सब काम करता है, अच्छा खासा है, एक दिन अचानक से उसका जो है एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई स्ट्रोक यानी सदमा लग गया, या फिर उसको जो है ऐसी चोट लग गई जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया, बोलना भूल गया, या लैंग्वेज जो है सुन रही है कानों को तो समझना भूल गया कि मेरे कान में जो आवाज आ रही है आ क्या रही है, उसको सुन के बता ही नहीं पा रहा। आप बोल रहे हो कुछ, वो समझ रहा है कुछ, तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। ट्यूमर्स हो सकता है, ट्यूमर अफेक्ट कर सकता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स को। ट्यूमर एक तरह से जो कैंसर की तरह जो गांठें होती है, एक तरह की हम कह सकते हैं, वो अगर आपके ब्रेन में जो ऑडिटरी आपका कॉर्टेक्स है ना, जहां से आपका जो दिमाग है सुनी गई ध्वनियों को, या जो ध्वनिया तरंगे हैं जो उन तरंगों को प्रोसेस करता है, समझता है, वहां पे अगर कोई ट्यूमर हो गया या वो एरिया अफेक्ट हो गया तो भी आप कुछ मर्जी सुन रहे हैं नहीं समझ पाएंगे। न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, ये जो भाग है बेसिकली जो जब हम कहते हैं ना मल्टीपल डिसेबिलिटी, और मल्टीपल डिसेबिलिटी में भी किसको होता है, ये मेनली जो सीवियर या प्रोफाउंड केसेस में पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटीज हो जाएंगी। अगर देखो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एडीएचडी, एएसडी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इनमें से कोई ना कोई एक जरूर रहेगा।
और इसके साथ साथ जो बच्चे का हियरिंग लॉस भी हो गया। तो बहुत सारी चीजें एक साथ जो है अफेक्टेड हो गई हैं, और ऐसा जो केस है बहुत ही सीवियर और प्रोफाउंड सिचुएशन में ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रवण बाधिता की सिवियरिटी की। सिवियरिटी में गंभीरता का वर्गीकरण करेंगे कि कितनी गंभीर है। हमने जो पढ़ा था कि 0 से 120 तक नॉर्मल एक सामान्य श्रवण सीमा है हमारी। अब हम बात करते हैं 0 से 20, जो 0 से 25 है वो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो 26 से 40 डेसिबल है वो हमारी हल्की श्रवण बाधिता है। ठीक है, 41 से 55 जो सुन पा रहा है वो मध्यम श्रवण हानि है। अगर 56 से 70 पहुंच गई है तो वो मध्यम गंभीर है, यानी मॉडरेट है, मध्यम और गंभीर के बीच वाली। ठीक है, 71 से 90 अगर है तो श्रवण गंभीर हानि है, और 90 प्लस है यानी 91 प्लस तो अत्यंत गंभीर जो है। यहाँ से पढ़ लेना आप, जो है हिंदी के नामों में अगर कोई कंफ्यूज हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर और प्रोफाउंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। बेसिकली पूछा जाता है 26 से 40 वाला, या आपका जो कि सीवियर या प्रोफाउंड कौन सा है, 90 प्लस वाला, ये पूछा जाता है। बाकी जो बीच वाले भी कभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछे जाएंगे, पर मेनली 2 पूछे जाते हैं। चलिए, कारण हम एक बार सभी के पढ़ लेते हैं। कोई जेनेटिक आनुवांशिक कारण हो सकते हैं, जन्म संबंधी जटिलताएं हो सकती है कि जन्म के समय बच्चे का जो ऑक्सीजन कम था, या समय जो है टाइम का, बर्थ पहले हो गया, प्री मेच्योर बेबी हो जाता है ना कई बार कि 9 महीने पूरे नहीं लिए बच्चे ने, 6 या 7 महीने में, 5 जो पूरा हो गया, 5 महीने में तो क्या ही होगा, चलो 7 या 8 महीने में बच्चा का बर्थ हो जाना, यानी 9 महीने से पहले बर्थ हो जाना, या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई, या कोई और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कि जन्म के समय जो है बच्चे की ऑपरेशनल जो डिलीवरी होती है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इस तरह कोई भी ऐसी जो सिचुएशन हो गई हो जिसकी वजह से उसके जो ब्रेन पे या फिर उसके कान पे कोई ऐसा दबाव पड़ा हो, प्रॉब्लम हो सकती है। कोई इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण, जैसे मीजल, मम्प्स, मेनिंजाइटिस, खसरा, गलसुआ या जो मेनिंजाइटिस है, इस तरह की जो कोई इन्फेक्टिव जो बीमारियां हैं, इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये मदर को हुई हो या छोटे बच्चे को हो गई हो, तो उसकी वजह से भी है, हो सकता है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, हार्मफुल टू ईयर, ये जो इस तरह की कुछ दवाइयां होती है जिसमें ऑटोटॉक्सिक ड्रग जो ज्यादा होता है, तो ये दवाइयां अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर लेती है तो भी हो सकता है, या छोटा बच्चा जो बीमार हो गया हो अगर और उसको दी जा रही है और बहुत हैवी डोज दिया जा रहा हो तो उसको भी हो सकता है, या तेज आवाज में लंबे समय तक रहने से हो सकता है, या उम्र बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है। तो बहुत सारे इसके कारण हैं। इसको जो क्योर कैसे किया जाएगा, इसका जो है मैनेजमेंट क्या है, प्रबंधन क्या है, सबसे पहला है कि डॉक्टर से इलाज करवाएं, चिकित्सीय उपचार है या सर्जरी है, जैसे कि कोक्लियर इम्प्लांट, जो कि कोक्लियर इम्प्लांट मैंने बताया कि छोटी एज के बच्चों में ही पॉसिबल है या इसके रिजल्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। श्रवण यंत्रों का उपयोग, जो हियरिंग एड्स आते हैं ना, सुनने की मशीन का यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। श्रवण प्रशिक्षण या वाक चिकित्सा, श्रवण प्रशिक्षण, ऑडिटरी ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग भी होती है कि सुनने की। ऑडिटरी ट्रेनिंग उस बच्चे को दी जा सकती है जिस बच्चे को कि सुन तो रहा है लेकिन समझने के लिए थोड़ा चाहिए, और स्पीच थेरेपी भी दी जाती है जिससे कि बच्चा सुनी हुई ध्वनि को प्रोनाउंस करना भी सीखे। लेकिन ये अगर माइल्ड है ना, माइल्ड मॉडरेट है, तो फिर तो हो सकती है ये जो ऑडिटरी ट्रेनिंग हम देते हैं, और ये किसमें दी जाती है, जो सेंट्रल हमने 4th टाइप पढ़ा था ना हमारा केंद्रीय तंत्रिका वाला, उसमें दी जा सकती है। ठीक है, देखो दी तो सभी में जा सकती है लेकिन मेनली ज्यादातर उसमें दी जाती है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना ऑटिज्म के बच्चों में भी देखने को मिलती है। रोकथाम के उपाय है कि तेज आवाज से बचाव करें और कान की स्वच्छता पे ध्यान दें। कान में कोई भी पानी ना जा पाए, कोई तेल या जो चीजें डालते हैं, जो चीजें आप सुन के इधर उधर कोई भी चीज डाल लेते हैं कि ये कान में तेल डाल लो, वो तेल डाल लो, या चलो कान को तिल्ले से साफ करो, ये ऐसी चीजों से बचना चाहिए। नॉर्मल जो है कपड़े से अच्छे से साफ करें। और वैसे भी जो हमारा कान है वो, उसमें जो वैक्स होता है वो कुछ जो अमाउंट है वैक्स की वो हेल्दी होती है, वो इसलिए
क्योंकि वो वैक्स जो है हमारे कान की एक नलिका है ना, जो ये लंबी सी, जो कान के पर्दे तक पहुंचती है, यहाँ पे अगर वैक्स है ना हल्का हल्का, तो जो डर्ट है ना, धूल के कण होते हैं, उसको वो यहीं पे रोक लेती है, वो यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं। तो हल्की सी वैक्स जो है, हमारा कान जो है वो चिकना होता है, और ये वैक्स जो है ऑटोमेटिकली हमारा ईयर जो है, हमारा कान है वो बनाता है इसको। तो हर रोज नहीं लग जाना, ये भी आप ध्यान रखिए, और बच्चों को भी ये सिखाइए कि रोज जरूरी नहीं है कि उसको लग गए पीला लेके साफ करना ही करना है, सुखा के छोड़ना है, चिकना हो रखा है। अरे थोड़ा सा चिकना जो है उसको रखना होता है, हल्का सा वैक्स जो उसमें काम रखता है, ताकि जो बाहर की धूल कण है, जो साउंड जा रहा है उसके साथ साथ कोई धूल कण जो जा रहा है वो ना जाए। ठीक है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन होता है, जिसमें अगर बच्चा पार्शियली सुन पा रहा है ना, हमने दो टाइप होते हैं, अभी मैं आगे वो भी बताऊंगी। एक होता है ऊंचा सुनना, कम सुनना, और एक होता है बिल्कुल ना सुनना। तो जिसको ऊंचा सुनता है या कम सुनता है, उसको आइडेंटिफिकेशन अगर हम जल्दी कर लें, और जिसको नहीं भी सुनता उसका भी, देखो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप तो दोनों का ही जरूरी है, चाहे कम सुनता हो चाहे बिल्कुल ना सुनता हो। विशेष शिक्षा, वाक और श्रवण प्रशिक्षण दिया जाए, जो जरूरी है, जो लगता है जिससे पॉसिबल जो चेंजेस है या सुधार हो सकता है वो दिया जाए। संपूर्ण संचार दृष्टिकोण या सांकेतिक भाषा का यूज किया जाए। समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक की आवश्यकता या सहायता दी जाए, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वहां पे रिसोर्स टीचर है, उसकी सहायता जो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक तकनीक की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है। एक तो स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी चीज है हमारे पास, कि हमने बोला और जो जो हम बोल रहे हैं वो टेक्स्ट में आ गया सामने, तो बच्चा पढ़ लेगा कि टीचर क्या बोल रहा है या सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। हियरिंग एड है, सुनने की मशीन है जो कान की, जिसको यूज करके बच्चा सुन सकता है। कोकलियर इम्प्लांट, जिसमें कि कोकलियर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इम्प्लांट हो जाता है, चेंज हो जाता है। एफएम सिस्टम, टीचर्स वॉइस ट्रांसमिटेड डायरेक्टली, ये एफएम सिस्टम होता है जिसमें कि टीचर की वॉइस जो है ट्रांसमिट कर दी जाती है डायरेक्टली। ये एक सॉफ्टवेयर है या एक तरह की एक सिस्टम टेक्नोलॉजी है। साउंड फील्ड सिस्टम, साउंड फील्ड सिस्टम में क्या है कि जैसे किसी को ऊंचा सुनता है तो उसके लिए हम हाई साउंड यूज कर सकते हैं। हाई साउंड भी कितनी हाई यूज हो सकते हैं उसकी भी एक लिमिट है। तो इस तरह की काफी सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास यूज अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन बच्चों का स्कूल, जो विद्यालय थे बधिर व्यक्ति बच्चों के लिए, वो कहाँ बने। अगर दुनिया की हम बात करें, विश्व की हम बात करें, तो पहली औपचारिक बधिर विद्यालय 18वीं सदी में यूरोप में स्थापित हुई। ठीक है। शुरुआत में जो है कोई सांकेतिक भाषा नहीं थी, धीरे धीरे बाद में आई है। पहले ओरल एजुकेशन थी, मौखिक शिक्षा ही थी, कि बोलकर ही दिया जाता था, जिससे क्या है कि धीरे धीरे वो लिप्स रीड करना लगे कि होठों को देखना कि क्या बोल रहा है, कैसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस तरह से लिपसिंग के माध्यम से या जो चीजों को समझाने लगे। फिर धीरे धीरे सांकेतिक भाषा आई, जैसे कि हमने बोला ना कि पानी पिया, तो यहाँ से इस तरह का जो संकेत एक आ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे अनौपचारिक तरीके से बढ़ी है, यहाँ पे कोई औपचारिक तरह की सांकेतिक भाषा नहीं थी। जैसे जैसे जरूरत पड़ी धीरे धीरे जो साइन लैंग्वेज जो है बाद में डेवलप हुई है, जब स्कूल इनके लिए ओपन हुए तब कोई भी जो औपचारिक रूप से कोई सांकेतिक भाषा जो है फॉर्मली नहीं थी। इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो सबसे पहला जो स्कूल था मुंबई में 1885 में, दूसरा कोलकाता 1893 में, और दिल्ली में जो पहला खुला वो 1931 में खुला। ठीक है। यहाँ से जो हम सन याद करते हुए चलेंगे। इंडिया में सबसे पहला याद रखना, दूसरा भी नहीं, सबसे पहला 1885 मुंबई में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये याद रख लेना। कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी स्थापना 1885 में मानी जाती है। ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक रहा है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे फटाफट बताइए, उसके बाद जो हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट हो। आवाज मेरी आ रही है सबको। अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे।
हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आंसर कीजिए कोई प्लीज। देखिए, जब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बताइए तो सही। मैम आवाज आ रही है आपकी, कैरी ऑन मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो? चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ईयर डिफॉर्मिटी एट बर्थ इज कॉल्ड। जन्मजात कान की विकृति को क्या कहते हैं? बताइए। हमारा जो ऑप्शन है सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, माइक्रोटिया। माइक्रोटिया कौन सी विकृति है? जन्मजात होती है। इसके बारे में हमने जो पीपीटी में नहीं पढ़ा था। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके लिए